नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज की क्लासेस में और मैं आपका गाइड हनुमान गोदारा। इससे पहले हम एजिस पढ़ रहे हैं। जो हमारी 2 वीडियो बनाई है वो एजिस के बारे में, जिसमें 450 से लेकर 1066 तक हमने पढ़ा। उसके बाद हमने 1066 से लेकर 1450 तक पढ़ा, जिसमें हमारी 2 एजें कवर हो गई थी। इसके अंदर जो 450 से लेकर 1066 का समय था वो एंग्लो सेक्शन पीरियड का समय था। उसके बाद हमने 1066 जो बैटल ऑफ हेस्टिंग है उसके बारे में पढ़ा, किंग हेरोल्ड के बारे में पढ़ा, विलियम द कंकरर के बारे में पढ़ा और ये भी बताया कि 1066 है वो डेट इंपोर्टेंट क्यों है, क्योंकि उस दिन क्या हुआ था, बैटल ऑफ हेस्टिंग हुआ था नॉर्मन्स और किसके बीच में, जो हमारे जर्मनिक्स टाइप्स ही एंग्लो सेक्शन के बीच में। यहां तक हमने पढ़ लिया है। उसके बाद हमने 1066 से लेकर 1350 तक का हमने समय पढ़ा, जिसके अंदर आपको बताया कि मिडिल इंग्लिश पीरियड भी बोलते हैं इसको। मिडिल इंग्लिश पीरियड में एज ऑफ जोसेफ भी आ जाती है, जो 1350 से लेकर 1400 तक का टाइम था। 1350 से लेकर 1400 का जो टाइम पीरियड था वो हमने चौसर का पढ़ा कि 1350 में चौसर का जन्म होता है, जिसको फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर या फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री के नाम से भी इस पोएट को जाना जाता है। इसकी एक वर्क की आपको फेमस बताया कैंटरबरी टेल्स के बारे में। अब तक हमने इनके बारे में पढ़ चुके हैं। इसके अलावा विलियम लैंगलैंड, पायर्स एंड प्लोमैन, इनके सब के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं। इसके अलावा यहाँ आपको 100 वर्ष का करीबन बैरिन एज थी। 1350 से लेकर जो बैरिन एज थी वो भी आपको मैंने बता दिया कि 1350 से लेकर 1450 तक जो बैरिन एज थी उसके बारे में बता दिया आपको, वो भी हम जान चुके हैं। उसके बाद आपको जो पढ़ाया था वो था एलिजाबेथन पीरियड, जिसमें हमने शुरुआत की थी रिनेंसा से। तो आज भी हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो रिनेंसा से शुरू कर रहे हैं। और आपको आज थोड़ा लिटरेचर कम प्लस में लिटरेरी डिवाइस के बारे में मैं आपको बताऊंगा। जो आपके आने वाले जो लिटरेचर की क्लासेस हम लगाएंगे उसमें जो भी आप लिटरेरी टर्म्स पढ़ोगे, दैट लिटरेरी टर्म्स और दिस लिटरेरी टर्म्स विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड यू द लिटरेचर इन ए बेटर वे। तो स्टार्ट करते हैं रिनेंसा से। रिनेंसा के बारे में आपको मैंने बताया था कि 1500 से लेकर 1600 तक, जो 1500 से लेकर 1600 तक जो टाइम पीरियड है वो रिनेंसा का है। रिनेंसा के अंदर 2 टाइम पीरियड, 3 टाइम पीरियड और भी आ जाते हैं। जैसे आपको शॉर्ट ट्रिक में आपको याद करने की बता देता हूं। अगर आपको रिनेंसा के अंदर टाइम पीरियड लर्न करना है तो आपको बता दिया अभी 1500 से 1600 का समय है, तो आप इसमें याद कर सकते हो EJCP, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक JBC, इलेक्ट्रॉनिक JCP। E मतलब एलिजाबेथ, J मतलब जैकोबियन, C मतलब कैरोलाइन और P मतलब प्यूरिटियन। तो इससे आप इन एज को EJCP वर्ड से आप इन एज को याद रख सकते हो। आपको ये टाइम पीरियड मैंने बता दिया था 1558 से लेकर 1603, 1603 से लेकर 1625, 1625 से लेकर 1649 और 1649 से लेकर 1660। इसके बाद न्यू क्लासिकल एज या रिस्टोरेशन एज हमारी शुरू हो जाती है। तो ये रिनेंसा के अंदर जो एज है इसको याद रखने का शॉर्ट फार्मूला है, जिसको हम कह सकते हैं EJCP। E मतलब एलिजाबेथ, J मतलब जैकोबियन, C मतलब कैरोलिन, P मतलब प्यूरिटियन। 1558 से 1603, 1603 से 25, 25 से 49 और 49 से 1660। इस तरह आप इस टाइम पीरियड को याद भी रख सकते हो। अब हम शुरू करते हैं रिनेंसा से। हम यही लिटरेरी टर्म्स है, कई बार हमारे एग्जाम में, बहुत बार ये हमारे एग्जाम में आ जाती है, तो इसी से शुरू कर सकते हैं। रिनेंसा आपको मैंने उस दिन भी बताया था। रिनेंसा का इंग्लिश में मीनिंग क्या है? रीबर्थ, रीअवेकनिंग, रिवाइवल ऑफ समथिंग, दैट इज क्लासिकल लिटरेचर। रिनेंसा एक फ्रेंच वर्ड है जो जूलियस मिचलेट जो हिस्टोरियन था फ्रेंच का, उसने रिनेंसा वर्ड दिया, जिसका मतलब था किसी चीज का दोबारा उत्पन्न होना, रीबर्थ होना, रीवेकनिंग होना, पुनर्जागरण होना। किस चीज का? क्लासिकल लिटरेचर का, नए साहित्य का निर्माण हुआ था। इस काल में बहुत सारे राइटर थे जिन्होंने नए नए साहित्य की किताबें,
ट्रेजेडी, कॉमेडी, ये सब उन्होंने लिखी थी। इसीलिए इस काल को किसका नाम दिया गया? रिनेसां का। इसके अंदर चाहे मैंने उस दिन भी बताया था, इटली से ये रिनेसां शुरू हुआ था और कहाँ तक पहुंचा था? इंग्लैंड से। इटली का जो फ्लोरेंस शहर था वहां से रिनेसां शुरू होता है और 16वीं शताब्दी तक कहाँ पहुंच जाता है? इंग्लैंड में पहुंच जाता है। इसके अंदर बहुत सारे बदलाव भी हुए। मैंने आपको 1476 में जो विलियम कैक्सटन प्रेस थी उसका निर्माण भी आपको बताया, और पहली जो बुक थी आपको थॉमस मोर की जो यूटोपिया लिखी गई थी उसके बारे में भी शायद मैंने आपको बता दिया होगा, नहीं तो मैं आने वाले वीडियो में आपको ये सब बता दूंगा। आज हम शुरू करते हैं रिनेसां से। तो आपको रिनेसां का मीनिंग बता दिया। रिनेसां का अगर मीनिंग आ जाता है तो रीबर्थ या रीवेकनिंग। और इस वर्ड का जो कोइन किया, इस वर्ड की उत्पत्ति किसने की है? जूलियस मिचलेट ने, जो कौन था? एक हिस्टोरियन था फ्रेंच का, और उसकी बुक है हिस्टोरिया। हिस्टोरिया के अंदर इस वर्ड के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ये तो हो गया हमारा रिनेसां के बारे में। अब हम दूसरा वर्ड चलते हैं, यूनिवर्सिटी। ये भी इससे लिंक्ड है, क्योंकि आप अगर रिनेसां पीरियड पढ़ोगे उसमें सबसे पहला जो पीरियड पढ़ोगे वो है एलिजाबेथ। और एलिजाबेथ के अंदर एक फेमस ड्रामाटिस्ट जो पूरी इंग्लिश का प्ले फादर माना जाता है या सबसे ग्रेट ड्रामाटिस्ट है, जिसको हम क्या कहते हैं? विलियम शेक्सपियर के नाम से जानते हैं। और विलियम शेक्सपियर का भी आपको मैंने बताया था जन्म कब होता है? 1564 में, और मृत्यु कब होती है? 1616 में। ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। बहुत बार हम देखते हैं कि जो विलियम शेक्सपियर की है वो डेट ऑफ बर्थ या जो इसकी एवरेज डेट है वो आ जाती है, बैप्टाइज डेट आ जाती है। तो 23 मार्च अगर पूरा आ जाए तो आप लिख सकते हो 23 अप्रैल या मार्च 1564 से 1616। ये जो टाइम पीरियड था विलियम शेक्सपियर का था। और यूनिवर्सिटी विट्स जो टर्म है वो किससे संबंधित है? रिनेसां पीरियड से भी है, एलिजाबेथ से भी है और विलियम शेक्सपियर से भी है। अब आपको यूनिवर्सिटी विट्स के बारे में बताता हूं। ये टर्म्स किसने दिए इंग्लिश में? ये टर्म दिए जॉर्ज सेंटबेरी ने। थोड़ा इस व्यक्ति का नाम आपको लिख देता हूं, जॉर्ज सेंटबेरी। ये टर्म्स यूनिवर्सिटी विट्स किसने दिए? जॉर्ज सेंटबेरी। यूनिवर्सिटी विट क्या था एक्चुअल में? ये जो यूनिवर्सिटी विट वर्ड यूज हुआ है वो किसने दिया है? जॉर्ज सेंटबेरी ने। और इसमें 7 स्कॉलर थे, 7 कवि या पढ़ने वाले विद्यार्थी थे, जिसमें सबसे जो पहला था वो लीडर था क्रिस्टोफर मार्लो। उसके बाद थॉमस नेस है, जॉर्ज पिले है, ये सब थे, थॉमस किड है। तो ये 7 स्कॉलर थे जो कहां से पढ़ाई करके आए थे? कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड से। दोनों यूनिवर्सिटियों से पढ़े हुए थे। कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड से 7 स्कॉलर पढ़ाई करके आए थे, जो पुस्तकें लिख रहे थे एलिजाबेथन पीरियड में, और जिसको बेस बना के बाद में कौन लिखता है? विलियम शेक्सपियर लिखता है। और क्रिस्टोफर मार्लो क्या था? इनका लीडर था। अब इसको याद रखने की भी आपको टेक्निक बता देता हूं, क्योंकि एग्जाम में बार बार ये राइटर आ सकते हैं कि ये राइटर इस यूनिवर्सिटी से है या नहीं है, ये कौन सा यूनिवर्सिटी से नहीं है या कौन सा है। तो आपको थोड़ी टेक्निक बता देता हूँ। जैसे 3 नैश, इसके अंदर हम 7 राइटर पढ़ेंगे, उनमें 3 तो नैश से आते हैं और 4 कलर से आते हैं। जैसे 3 नैश की बात करें तो थॉमस लॉज, थॉमस नैश, थॉमस किड, इनसे हम इसको याद कर सकते हैं। कलर की बात करें तो रॉबर्ट ग्रीन, ग्रीन कलर, जॉर्ज पिले, पीला कलर, जॉन लिली, लीला कलर। इस प्रकार से हम इससे यूनिवर्सिटी विट्स के जो 7 स्कॉलर थे उनको हम याद रख सकते हैं। और जो विलियम शेक्सपियर के प्ले थे, जैसे हेमलेट था, मैकबेथ था, ओथेलो था, किंग लेयर था, इन सब का बेस भी किसने बनाया? इन 4 यूनिवर्सिटी विट्स ने बनाया। इनसे प्रभावित होकर फिर बाद में विलियम शेक्सपियर ने बहुत सारी किताबें लिखी, और मार्लो को तो खास विलियम शेक्सपियर भी माना जाता है। तो इससे आगे हमने यूनिवर्सिटी विट्स के बारे में पढ़ लिया, रिनेसां के बारे में पढ़ लिया। दूसरा वर्ड पढ़ते हैं हम, तीसरा कैथारसिस। बहुत बार हमारे एग्जाम में आता है वर्ड लिखा हुआ जिसके हमें उसको डिफाइन या डिस्क्रिप्टिव करना होता है। कैथारसिस, कैथारसिस हमने एक परगेशन ऑफ इमोशंस थॉट। ये वर्ड कहां से आया? ये अरिस्टोटल की जो थ्योरी है, प्लॉट कंस्ट्रक्शन है, जो अरिस्टोटल की ट्रेजेडी की थ्योरी है, उसमें से ये वर्ड आया हुआ है। इसका मतलब है प्योर परगेशन ऑफ इमोशंस। जो हमारे हाव भाव होते हैं, जब हम ट्रेजेडी देखते हैं तो हमारे अंदर डर, भय पैदा होता है और वो भावनाएं हमारे अंदर उत्पन्न होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? कैथारसिस। और ये वर्ड किसने दिया है? अरिस्टोटल ने ट्रेजेडी के अंदर।
उसके बाद हम पढ़ते हैं क्लोजेट ड्रामा। क्लोजेट ड्रामा, क्लोजेट ड्रामा वो ड्रामा है जो पढ़ा जाता है, ना कि इनएक्टेड प्ले किया जाता है। ये ड्रामा है ड्रामा meant to be read and not to be enacted, यानी कि ये ड्रामा होता है वो किस लिए काम आता है, सिर्फ पढ़ने के लिए, ना कि इनएक्टेड के लिए। उसके बाद हम करते हैं कन्फेशनल पोइट्री। अगर कन्फेशनल पोइट्री के बारे में जाने तो ये वो पोइट्री होती है जिसके अंदर एक राइटर है, वो जो भी अपने जीवन में करता है उसको कन्फेस कर लेता है, अपनी गलतियां, अपने जो कमियां हैं उनको मान लेता है। जैसे अगर हम इंडियन पोइट्री की बात करें तो उसके अंदर कमला दास है, शी इज ए कन्फेशनल पोएट ऑफ इंडिया। वो अपनी सभी जो उसकी लाइफ थी, जो अच्छा उसका व्यवहार था, बुरा व्यवहार था, वो सब उसने कन्फेशनल पोइट्री में लिखा है। अगर यही हम 1950 की कन्फेशनल पोइट्री मान लें तो उसमें कौन थी, सिल्वेरिया प्लैन और रॉबर्ट लोवेल का नाम आता है। ये आपने पढ़ लिया। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है डिस्टोपिया। डिस्टोपिया, यूटोपिया आपको मैंने बताया था रामराज्य, जो मूर की पहली बुक थी थॉमस मूर की। यह है डिस्टोपिया। डिस्टोपिया का मतलब है अनप्लेजेंट इमेजिनरी वर्ल्ड, एक ऐसा संसार। अगर हम कई बार कल्पना कर लेते हैं, जैसे यूटोपिया राम राज्य की कल्पना की जाती है, उसी प्रकार डिस्टोपिया राज्य की कल्पना की जाती है। लेकिन वो कैसा राज्य होता है जहां पर चारों तरफ दुख दर्द हो, निराशा हो, डिप्रेशन हो, डिल्यूजन हो, और वो इमेजरी भी होता है। ये वो वर्ड बहुत बार एग्जाम में आता है। यहाँ प्लेजर कर देते हैं, यहाँ इमेजरी कर देते हैं, यहाँ इमेजरी कर देते हैं, यहाँ प्लेजर कर देते हैं। तो इस वर्ड को बार बार डिफरेंट वे में पूछा जाता है, तो आप याद रखें डिस्टोपिया मतलब इनप्लेजेंट इमेजिनरी वर्ड। इसके बाद चलते हैं एपिथेट। एपिथेट आप और बार इसको लिटरेचर में पढ़ोगे। जब भी आप किसी की, जैसे विलियम शेक्सपियर है, वो दफनाए गए हैं, तो उनकी जो टॉम होती है उसके ऊपर कुछ वर्ड लिख दिए जाते हैं, वर्ड इंस्क्राइब्ड ऑन द टॉम। हर जो राइटर है जब वो उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी जो टॉम होती है उसके ऊपर कुछ शब्द लिखे जाते हैं, उसको बोलते हैं एपिथेट। उसके बाद है सोलिलिक्वी। सोलिलिक्वी, सोलिलिक्वी क्या है, एक ड्रामा के अंदर होने वाली डिवाइस है, लिटरेरी डिवाइस है, जिसके अंदर जो मुख्य प्रोटोगनिस्ट या एंटेगनिस्ट है वो खुद ही बोलता है, अपने अंदर ही बोलता है, लेकिन वो ऑडियंस को सुनाई नहीं देता, सिर्फ उसको सुनाई देता है। दैट इज सोलिलिक्वी टेक्निक। उसके बाद है एम्बिग्यूटी। ये वर्ड भी आपने बहुत बार पढ़ा होगा अगर आप लिटरेचर पढ़ते हैं या इंग्लिश पढ़ते हैं। एम्बिग्यूटी, एम्बिग्यूटी का मतलब होता है कंफ्यूजन, डायलेमा, चियोस। कुछ और भी वर्ड इसके जगह हम यूज कर सकते हैं, डायलेमा, क्योस, ये सब वर्ड है जो हम इसकी जगह यूज कर सकते हैं, लेकिन लिटरेचर में कई बार ये वर्ड का यूज होता है जिसको हम कहते हैं एम्बिग्यूटी। तो ये आपका छोटा सा वीडियो मैंने आज आपके लिए बनाया था। इसके अलावा आगे भी मैं वीडियो बनाता रहूँगा अगर आपका इसी प्रकार सपोर्ट रहा तो। और नेक्स्ट जो वीडियो होगी दैट वीडियो डेफिनेटली अबाउट लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर। आज थोड़ा शॉर्ट सा वीडियो बनाया है जिसके हमने जो पीछे वाला था वो भी रिवाइज कर लिया है। इसके अलावा थोड़े एक दो चीज़ें हमारी नई भी इसके अंदर जुड़ गई है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस टाइम।